Hello students, good morning everybody on the online platform of the Bhavana Institute of Science. Let's read the remaining chapter of the third level. Have you ever been there? यानी कि लेखक आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी गैल्सबर्ग इलिनॉइस की यात्रा की है. इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल. ये अभी भी एक अद्भुत या आश्चर्यजनक शहर है. विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यानी कि यहाँ के जो घर है उनकी बड़ी बड़ी पुराने किस्म की फ्रेम बने हुए हैं. ह्यूज लॉन्स यानी स्ट्रक्चर, ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े लॉन बगीचे. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस यानी ह्यूज विशालकाय या भीमकाय बड़े बड़े पेड़. हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर छत के रूप में एक दूसरे से गली में मिल जाती है. द स्ट्रीट, रूप द स्ट्रीट यानी गली में जैसे छत का रूप बना देती है. एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. उस समय ग्रीष्मकाल की इवनिंग जो है वो हमेशा से लंबी होती है. यानी कि विंटर या रेनी सीजन का जो इवनिंग होता है वो शॉर्ट होती है और विंटर की तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है. बट समर के अंदर इवनिंग जो है वो काफी लंबी होती है. एंड पीपल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और ग्रीष्मकाल के दौरान मोस्टली लोग जो है उस समय यानी कि 1894 के अंदर बाहर बैठ जाते थे आपस में और गपशप करते रहते थे, इधर उधर की बातें करते रहते थे. यानी कि एक दूसरे के हालचाल पूछते या इधर उधर की बातें करके मिलजुल से जो है वो रहा करते थे. यानी कि उनमें किसी तरह की कोई भागदौड़ या चिंता तनाव जैसी कोई बात नहीं थी. द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पीते रहते थे. एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातचीत करते रहते थे. द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और उस समय महिलाएं भी आसपास के जितने भी आस पड़ोस की जो थी वो एकत्रित हो जाती थी लॉन के अंदर. एंड वेविंग यानी पंखा जलाती थी. ऑफ द पॉम लीफ यानी ताड़ के वृक्ष की पत्तियां जो होती है वो काफी लंबी होती है, तो उसको फैन के रूप में यानी कि पंखों के रूप में काम में लेती थी और हवा खाती थी जब गर्मी लगती थी उससे. विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और शाम के समय चारों तरफ फायरफ्लाइज उड़ते हुए नजर आते थे. फायरफ्लाइज कहते हैं जुगनू पक्षी जो होता है जब उड़ता है रात के अंदर तो उसमें जैसे कि कोई लाइट जल रही हो चमकता हुआ. इन ए पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि उस समय पूरी दुनिया जो है शांति प्रिय थी. यानी किसी तरह की कोई भागदौड़ या शोरगुल हो हल्ला या युद्ध वैर वैमनस्य ऐसा कुछ भी नहीं था. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, यानी कि वापस आते हैं तो जो कि पहला विश्व युद्ध हुआ था उससे 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेखक कह रहा है. एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, या फिर 40 साल बाद होने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो उस दुनिया के अंदर ये जाना चाहता है क्योंकि वो दुनिया शांति प्रिय थी और अभी जो है वो भागदौड़ वाली इनसिक्योरिटी वार वरीज या स्ट्रेस से ग्रस्त लोग हैं जिससे कि हर कोई वांट्स टू एस्केप, यानी कोई भी उससे बचना चाहता है. आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट, यानी कि लेखक जो है उस टाइम में जाने के लिए 2 टिकट चाहता था खरीदना. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब जिस समय वो टिकट विंडो पे गया तो वहां का जो क्लर्क था उसने फेयर को फिगर किया यानी कि उसको काउंट किया. ही ग्लेज्ड एट माय फैंसी हेडबैंड, और फिर उसने क्लर्क ने मेरी तरफ गौर से देखा यानी वो मुझे घूरने लगा और मेरा जो फैशनदार हेड बैंड था यानी कि मेरे टॉप के ऊपर जो फीता लगाया हुआ था जो कि फैशनेबल था वो उसकी तरफ देख रहा था. बट ही फिगर्ड द फेयर, और वो निरंतर किराए को गिनता रहा. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 coach tickets, क्योंकि और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे पास जो पैसे मैंने इसको दिए हैं मेरे लिए 2 coach के लिए पर्याप्त पैसा था. वन वे, एक तरफ से यानी हम दोनों के लिए टिकट खरीदने का पर्याप्त मतलब मनी था. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसा गिना और ऊपर देखा
द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था, गौर से देख रहा था। इन ए स्कॉल्डिंग वे, जैसे कि मानो वो मुझे डांटेगा। ही नोटेड एट द बिल्स, और फिर उसने वो जो बिल्स मैंने उसको दिए थे उसको नोटेड किया। नोटेड किया मतलब उसको हिलाया। बिल्स यानी नोट, करेंसी। दैट एंट मनी मिस्टर, और उसने मुझे कहा, अरे ओ श्रीमान जी, ये जो मैं मनी हमको चाहिए वो नहीं है, यानी जो पैसा हमें चाहिए वो आपका पैसा अब ये चलन में नहीं है, यानी कि आपने न्यू करेंसी दी है, जबकि हम तो पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, यानी कि हमारे लिए तो ओल्ड करेंसी। यहां फिर वो इमेजिनेशन में चला गया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मेरे साथ स्किन करने की कोशिश कर रही हो, स्किन का मतलब होता है चीट करना, धोखा करना, यानी कि यदि तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, यानी कि ये जाली मुद्रा मुझे पकड़ा दी, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो ध्यान रखना तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, पकड़े जाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रॉवर, और फिर उसने केस दराज जो थी उसकी तरफ नजर डाली, बिसाइड हिम, जो कि बिल्कुल उसके बगल में थी। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टार बिल्स, निस्संदेह है वो मुद्रा जो थी वो पुरानी किस्म की थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, यानी कि आज के समय में जो पैसा हम यूज कर रहे हैं ठीक उसके मतलब बड़ेपन में या लंबाई में जो है वो आधी भी नहीं थी, यानी कि बहुत ही छोटा नोट था वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग टाइप से दिखता था। आई टर्न इट अवे, मैं दूसरी तरफ मुड़ते हुए भाग गया। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से बाहर निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि मैं सोचता था कि यदि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा जाली मुद्रा के रूप में। और मुझे पता था कि 1894 या 1890 के आसपास की जो दुनिया थी उस समय जेलें जो है वो कितनी मतलब नुकसानदायक होती थी या कितनी खतरनाक होती थी, कि यदि किसी इंसान को कैद हो जाती थी तो उसे बहुत ही उस जेल के अंदर यातनाएं दी जाती थी। इसलिए मैंने जितना हो सके तेजी से उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। इवन इन 1894, क्योंकि 1894 में जेलें बड़ी खतरनाक होती थी। एंड दैट वाज दैट, बस यही जो मैं चाहता था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, यानी कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं उस तल से बाहर निकल गया। आई सपोज, मैं मानता हूं, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन जिस समय मैं ऑफिस गया था और मेरे लिए लंच का टाइम हुआ था, आई ड्रू $300, मैंने अपनी बैंक से $300 निकाले। ऑफ द बैंक नियर बाय ऑल वी हैड, जो भी मेरे पास मतलब पैसा था वो मैंने निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल की जो मुद्रा थी उसको खरीद लिया। करेंसी यानी कि उस देश के अंदर जो मुद्रा चलती थी। दैट रियली वरीड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, इस वजह से मैंने अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को भी बताया कि मैंने ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी है, क्योंकि मुझे गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए टिकट चाहिए और उसके लिए वो करेंसी हो तो ही काम बनेगा, और वो ओल्ड स्टाइल करेंसी मेरे पास है नहीं। इसलिए मैंने ये न्यू करेंसी जो है वो बैंक से ड्रॉ आउट की है और उसके बदले मैंने ये पुरानी किस्म की मुद्रा खरीदी है। तो मेरा साइकाट्रिस्ट जो फ्रेंड था कि भाई मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम एक दिन में सपने देख रही हो, ये तेरा दिवा स्वप्न है, यानी कि केवल फैंटेसी है तेरे दिमाग की। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, यानी कि तुम किसी भी कॉइन का जो डीलर है उससे पैसे खरीद सकते थे। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रीमियम देना होगा, यानी कि उसके बदले अतिरिक्त पैसा देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 मैंने बैंक से निकाले थे उन $300 के बदले मुझे पुरानी किस्म की जो मुद्रा है वो सिर्फ 200 मिली थी। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि 200 मेरे लिए पर्याप्त थे, मुझे तो सिर्फ टिकट खरीदने थे। एक वर्थ 13 सेंट्स इन डजन इन 1894, यानी कि 1894 में उस समय अंडे जो है वो 13 सेंट्स थे, एक दर्जन के 13 सेंट। नेक्स्ट, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन इसके बाद फिर मैं
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया था, तो उस दौरान मुझे वो तीसरा तल कभी वापस नहीं मिला और न ही मुझे वो थर्ड लेवल के कॉरिडोर दिखाई दिए कहीं, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कि वो रास्ते मुझे थर्ड लेवल की ओर ले जाए। लेकिन सेकंड बार में मुझे वो कोई जगह वहां दिखाई नहीं दी थी। Although I have tried often enough, यद्यपि मैंने अक्सर इसके बारे में पर्याप्त कोशिश की थी, but I was unable to find the third level again. Louisa was pretty worried when I told her all this. मेरी पत्नी लुइसा, जब मैंने उसको इस सारी इंसिडेंट के बारे में बताया तो वो मेरे बारे में बहुत ही चिंतित हुई, and did not want me to look for the third level anymore. और उसने मुझे एडवाइस दिया था कि ये थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, ये केवल आपका फैंटेसी है, यानी कि आपको केवल इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दें। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप, और थोड़े समय बाद मैंने भी उस थर्ड लेवल की तलाश करना बंद कर दिया था। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैंने वापस अपना वही ओल्ड बिजनेस शुरू कर लिया, यानी कि मेरा बिजनेस था स्टैम्प कलेक्टिंग, और मैंने वो वापस स्टैम्प कलेक्टिंग करना शुरू कर दिया था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब मैं और मेरी वाइफ लुइसा दोनों उस तीसरे तल की तलाश कर रहे हैं एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में, यानी एवरी सैटरडे, बिकॉज नाउ वी हैव अप्रूव्ड दैट, क्योंकि अब हमारे पास में एक प्रूफ आ गया है, सबूत मिल गया है हमें, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि वास्तव में ही उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तीसरा तल भी है। दुनिया की नजर में केवल 2 लेवल है, बट हमारी नजर में 3 लेवल्स है, और हमें इसके लिए प्रूफ में मिल गया है कि वहां 3 तल है। क्यों, कैसे? माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपीयर्ड। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे मित्र जो कि सैम वाइनर के नाम से जाने जाते थे, वो गायब हो गए, जो कि एक साइकाट्रिस्ट थे। नोबडी न्यू व्हाई, कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कहां गए, बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें संदेह था, बिकॉज क्योंकि सैम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है, शहर में रहने वाला, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द गैल्सबर्ग, और मैं अक्सर उसे गैल्सबर्ग शहर के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैंने उससे कहा कि भाई मैं गैल्सबर्ग की स्कूल में जाता था, पढ़ता था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और उसने भी मुझे कहा कि मुझे उस स्थान की जो आवाज है वो बड़ी प्यारी मधुर लगती है, एंड दैट्स वेयर ही इज, और आज वो वहीं है, यानी कि वहीं चला गया है। ऑल राइट, इन 1894, बिल्कुल 1894 की दुनिया में चला गया वो, बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, यानी कि मेरा बिजनेस था मोस्टली स्टैम्प, जितने भी कलेक्शन किए गए थे मैं शाम को उनको वापस चेक करता था। तो जिस समय मैं एक रात को उन संग्रहित किए गए टिकटों के बारे में या उनको एकत्रित करने में फ्यूजिंग था, यानी व्यस्त था, काम में लगा हुआ था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, आप जानते हैं ए फर्स्ट डे कवर क्या होता है, यानी पहले दिन का आवरण। अब पहले दिन का आवरण होता क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, यानी कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जिस समय कोई भी नया डाक का टिकट जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो ये टिकट संग्रहण करने वाले जो लोग होते हैं उनमें से कुछ उसी दिन वो टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और वो पत्र या लिफाफे भेजने के लिए डाक के द्वारा इन टिकटों का उपयोग करते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, यानी उसी दिन से, जिस दिन से ये टिकट जो है वो बिक्री के लिए पोस्ट ऑफिस में आते हैं, एंड द पोस्टमार्क, और डाक की जो मुहर होती है, प्रूव्स द डेट, और वो उस डेट को सत्यापित करती है, सिद्ध करती है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, तो जो वो एनवेलप भेजा जाता है बस वही फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो ये इसका आंसर है। दे आर नेवर ओपन, तो जो एनवेलप्स मेरे ग्रैंडफादर को भेजे गए थे उनको कभी खोला नहीं गया था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वो मेरे लिए ही इन स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे, और उसके बाद मैंने ये कलेक्शन का काम शुरू कर दिया था। तो दे आर नेवर ओपन्ड
यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, यानी कि वो कहते हैं कि आप और कुछ नहीं तो उसमें खाली पेपर डाल करके भी उस एनवेलप को अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो। दैट नाइट, उस रात को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, यानी कि मेरे पहले दिन के जो आवरण कलेक्ट किए गए थे उन्हीं लिफाफों में, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा लिफाफा या एनवेलप मिला था, उस एनवेलप को उन एनवेलप्स के बीच में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एनवेलप्स जितने भी थे वो मेरे ग्रैंडफादर के थे, और जबकि ये एनवेलप मेरे लिए था। अब ये फिर उसकी एक फैंटेसी है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, वो केवल काल्पनिक दुनिया में खोया रहता था। बट देयर इट वाज, लेकिन वो एनवेलप वहां था। वो कहता है इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, क्योंकि ये लेटर वहां इसलिए आ गया था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को डाक के द्वारा ये मेल भेजा गया था। इन हिज होम एट गैल्सबर्ग, यानी मेरे दादाजी गैल्सबर्ग रहते थे, तो उसके घर के पते पर ये एनवेलप आया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि ऐसा उस एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखा गया था उस एड्रेस में ऐसा बताया गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, क्योंकि और ये एनवेलप वहां पर 18 जुलाई 1894 से था, क्योंकि जो पोस्ट मार्क थी वो उसमें डेट बता रही थी। द पोस्ट मार्क शॉप डेट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट, ये अभी तक मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी। द स्टैम्प वाज 6 सेंट, यानी कि ये डाक टिकट जो था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्के भूरे रंग का, विथ ए पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस टिकट के ऊपर अमेरिका के जिस समय प्रेसिडेंट थे गारफील्ड उनका फोटो था, पिक्चर था। नेचुरली क्यों, और वो जो है वो 1890 के बाद में ही, मतलब 1890 के बाद में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड, जिस समय ये एनवेलप दादाजी के पास में आया था इन द मेल डाक में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो दादाजी अक्सर वो स्टैम्प कलेक्टिंग का कार्य करते थे और ये स्टैम्प भी उनके उन कलेक्शन में चला गया था। टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला था, एंड ओपनड इट, और फिर मैंने उसको खोल के पढ़ लिया। आज तक मैंने इसको बाहर नहीं निकाला था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, अब इस एनवेलप के अंदर जो पेपर रखा गया था वो बिल्कुल भी खाली नहीं था। इट रीड, तो लेखक उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ता है, यानी कि सबसे पहले तो देखो 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये वो अक्सर, हालांकि ये फैंटेसी है, वास्तव में ऐसा कोई लेटर नहीं था, यह उसकी काल्पनिक सोच थी, यानी कि इसके राइटर की, लेखक की, जैक फिने की। और अब ये अपनी काल्पनिक सोच में यह उसके अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि वो सैम वाइनर जो था, उसके एड्रेस के बारे में बताया है कि उसने 3rd लेवल से जहां पर उसने देखा, और वहां से वो गैल्सबर्ग जो इलिनॉइस जगह है, उसने मुझे लेटर लिखा है। अब उसने उसको एड्रेस करते हुए लिखा था कि चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट, यानी मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि यू वर राइट, तुम बिल्कुल सही थे, यानी कि तुमने मुझे कहा था 3rd लेवल के लिए, और मैंने कभी तुम्हारी इस बात को माना नहीं था, लेकिन अब मैं खुद जब 3rd लेवल को देख गया तो अब मुझे भी पता लग गया कि वास्तव में तुम सही थे। आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और जब मुझे ये पता लग गया तो मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। एंड चार्ली, और फिर वो कहता है कि चार्ली ये बिल्कुल सही है। आई फाउंड द 3rd लेवल, यानी कि मैंने उस तीसरे तल को ढूंढ लिया है जहां पर तुम एक बार विजिट गए थे। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मुझे यहां रहते हुए लगभग 2 वीक्स हो गए हैं। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, यानी कि नीचे गली में डेली के घर, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और उस घर के सारे लोग जो है वो सामने पोर्च में बैठे हैं। सिंगिंग सिंग नेली होम, और वो सिंग नेली होम नामक जो गाना है उसको गा रहे हैं। एंड आई एम इन्विटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी उन्होंने लेमनेड के लिए इनवाइट किया है। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी या सिकंजी। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, अब वो चार्ली और बैक मतलब उसकी वाइफ लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी यहाँ आ जाए। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, और उन्हें यह भी एडवाइस देता है कि जब तक आप इस तीसरे तल को ढूंढ नहीं लेते हैं तब तक आपको उसको ढूंढते रहिए।
इट इज वर्थ इट, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिलीव मी, आप मेरी बात का विश्वास करिए और इसको ढूंढते रहिए। जब तक नहीं ढूंढ पाते हो तब तक आप ढूंढिए, और जिस दिन आपको ये मिल जाता है आप मेरे से मिलने आ जाएं। द नोट इज साइंड सैम, और उसके बाद में उस पत्र के ऊपर सैम के हस्ताक्षर थे। तो अब जो चार्ली को जो है बिल्कुल इसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ही कोई थर्ड लेवल है। हालांकि फिर भी ये उसका एक फैंटासी था, बल्कि ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, यानी कि वो कहता है कि जहां पर टिकट संग्रह किए गए और सीखे, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। तो उन संग्रहों में मैंने पता लगाया कि सैम ने भी $800 खरीदे थे, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि वो पुराने किस्म की मुद्रा। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल है, क्योंकि उसने वो पैसा कहां से इकट्ठा किया था? वो अक्सर घास फूस का बिजनेस करता था, या फिर फीड यानी खाने पीने के सामान का, एंड ग्रेन और अनाज का। he always said, वो हमेशा कहता था, that is what he really wished he could do, यानी कि वास्तव में उसकी यही काम करने की इच्छा होती थी। and he certainly not go back to his old business, और वो निश्चित रूप से वापस अपने उस पुराने व्यवसाय में नहीं जा सकता था। not in Galesburg, Illinois in 1894, यानी कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस के में यानी सन 1894 के आसपास। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई सैम वाज माई साइकाट्रिस्ट, यानी कि इस स्टोरी के एंड में राइटर कह देता है कि सैम और कोई नहीं था, बल्कि मेरा वही साइकाट्रिस्ट के बारे में मैंने अक्सर आपको बताया है, वो मेरा साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था। इसी के साथ में ये चैप्टर एंड हो जाता है, और उसके बाद अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि ये तीसरा तल किस बात को रेफर करता है या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड लेवल, और इस तीसरे तल का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में। तो देखिए, थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप, यानी तीसरा तल इन रियलिटी तो कुछ है नहीं, बट इट इज ए वे ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श एंड बिटर रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें देखो क्या बताया गया है, द थर्ड लेवल इज ए मीडियम ऑफ एस्केप, यानी कि ये बसने का एक माध्यम है, थ्रू विच, जिसके द्वारा मैनयांस यानी आदमी चाहता है या लालच होता है, टू बी अवे फ्रॉम लाइफ्स हार्श रियलिटीज, यानी कि इंसान जो है जीवन की उन कठिन परिस्थितियों से भागने की कोशिश में रहता है, यानी ही हैज नो करेज टू फेस ट्रबल्स इन लाइफ, बिकॉज अमोरम लाइफ इज डिवॉइड ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी आधुनिक जीवन जो है हमारा, जो भागदौड़ से भरा हुआ है। मैं तो अपना समय किसी को दे पाते हैं, और न ही किसी को अपना सुख दुख बता सकते हैं। बिल्कुल भी एक दूसरे को समझने की समय हमारे पास में होता नहीं है। बस हम लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं, बट ये नहीं सोचते हैं कि हमारी इस भाग दौड़ से हमें कितना बेनिफिट होगा और कितना इससे नुकसान होगा। सिर्फ हमें अपना बेनिफिट दिखता है, बट नुकसान कितना हो रहा है हम कभी उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, देखो कि मॉडर्न लाइफ इज डिवॉइड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी शांति ही होता है, कि आधुनिक संसार जो है वह मतलब इस शांतिप्रिय जीवन से वंचित है, रहित है। सो मैन इन हिज क्वेस्ट, इसलिए इंसान अपनी इस खोज में, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, टू सीक सोलेट, यानी शांति चाहता है, सांत्वना चाहता है, सोलेट कंफर्ट या कंसोलेशन, एस्केप्स टू ए प्लेस, यानी वो एक ऐसे स्थान पर बचकर भागना चाहता है, वेयर हिज एम इज टू सीक, जहां पर वह अपने लक्ष्य की तलाश करें, द रियलाइजेशन ऑफ हिज ड्रीम्स, और अपने सपनों के बारे में महसूस करें, एंड अनफुलफिल्ड विशेज, और जो उसकी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अपने उस अर्धचेतन दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 2,
Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galsburg for himself and his wife? यानी लेखक कहता है कि क्या चार्ली उस टिकट खिड़की पर वापस कभी गया था अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, गैल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदने के लिए? कभी वो वापस उस थर्ड लेवल की टिकट खिड़की पर गया? तो इसका आंसर है नो, नहीं। चार्ली डिड नॉट गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल। चार्ली कभी भी उस तीसरे तल के टिकट काउंटर पर कभी नहीं गया टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट, वो कभी वहां नहीं गया था क्योंकि उसे ये महसूस हो गया था कि द थर्ड लेवल वाज हिज इमेजिनेशन, यह थर्ड लेवल उसकी कल्पना थी, यानी रियलिटी कुछ नहीं थी। हिज वे ऑफ एस्केपिंग, यानी यह उसके बचने का रास्ता था फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। मोरओवर, उससे भी अधिक, ही कुड नॉट फाइंड द डोर, उसे वो कभी रास्ते या दरवाजे नहीं मिले टू द थर्ड लेवल, यानी कि तीसरे तल की ओर जाने के लिए दी सेकेंड टाइम, जब दूसरी बार वो वहां गया था उसकी सर्च में। ही सर्च द ग्रैंड सेंट्रल विथ ओल्ड करेंसी, क्योंकि उसने ग्रैंड सेंट्रल पर पूरी खोजबीन की थी, न तो वो उसे थर्ड लेवल की ओर जाने के रास्ते दिखाई दिए और न ही थर्ड लेवल, क्योंकि उसने ओल्ड करेंसी भी खरीद ली थी, नई करेंसी के बदले सब कुछ कोशिश कर ली, बट उसका सारा ये जो प्रयास था वो वैन साबित हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप सोचते हैं कि थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए बचने का माध्यम था? तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यस, द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली सिंस ही हेलुसिनेटेड, जब से वो हेलुसिनेट हुआ। हेलुसिनेट का मतलब होता है भ्रम में पड़ जाना, जिसका मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम में होना, या जैसे कि वो कल्पना की दुनिया में फैंटेसी होना उसे, या जैसे कि मानो वो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, हेलुसिनेट। द एंटायर थिंग टू गेट अवे फ्रॉम द बर्डन, क्योंकि वह जीवन के इस भार से, बोझ से बचना चाहता था, स्ट्रेस एंड टेंशन। द स्टोरी सेज दैट, कहानी हमें ये कहती है कि, कहने का मतलब है कि चार्ली जो है वो जीवन की परेशानियों के बोझ से, तनाव या चिंताओं से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि ये कहानी हमें ये बताती है कि द नाइट ही हैड रीच द थर्ड लेवल, कि जिस रात, जिस समय वो उस तीसरे तल पे पहुंचा था, ही वॉज ओवरवर्क्ड इन द ऑफिस। हुआ क्या था? उसने अपने ऑफिस में उस रात काफी देर तक काम किया था, वो बहुत लेट हो गया था। दिस शोज दैट ही वॉज स्ट्रेस्ड, यानी ये दिखाता है कि वो तनाव में था। द स्टोरी कंटिन्यूज टू टेल अस दैट, कहानी निरंतर हमें ये बताती है कि ही वांटेड टू गेट बैक होम टू हिज वाइफ लुइसा, क्योंकि उसने अपने ऑफिस में ओवरवर्क किया था, और अब जैसा कि कहानी ये बताती है कि वो अपनी पत्नी के पास में घर जाना चाहता था, उसकी वाइफ का नाम था लुइसा। वी सॉज हिज डेस्परेशन, और ये स्थिति उसकी निराशा को दिखाती है। टू फाइंड पीस, कि वह शांति की तलाश में है, एंड एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन ही इज इन, यानी कि जिस सिचुएशन में वो था, जिस स्थिति में था, अब वो कौन सी स्थिति में था? डेस्परेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन की सिचुएशन में था, और कुल मिलाकर के वह उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहता था। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ द टाइम, और ये तीसरा लेवल उस समय की उसकी एक कल्पना थी। वेन लाइफ वाज पीसफुल, जिस समय जीवन शांतिप्रिय था। पीपल वर लेस स्ट्रेस्ड, यानी कि प्राचीन समय में लोग जो है वो बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं रहते थे। एंड यूज्ड टू लिव काम एंड पीसफुल लाइव्स, और वो शांति प्रिय जीवन जिया करते थे। थस ऑल दिस शोज दैट, इस तरह ये सारी बातें हमें दिखाती है कि चार्ली वांटेड एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस, यानी कि चार्ली जो है वह उस तनाव से मुक्ति चाहता था। एंड द थर्ड लेवल काइंड ऑफ फुलफिल्ड इट फॉर हिम, और तीसरा तल उसकी उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो सोच रहा था, बाय लेटिंग हिम एस्केप फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन,
यानी कि वो अपनी उस तनावपूर्ण स्थिति से या परिस्थिति से बाहर निकलने का एक मीडियम था, रास्ता था, एस्केप यानी बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू इन्फर? इन्फर का मतलब होता है गैस करना। इन्फर मीन्स गैस करना। फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, यानी सैम के द्वारा चार्ली के लिए जो लेटर लिखा गया था उससे आप क्या अनुमान लगाते हो? तो सैम्स लेटर टू चार्ली इज अगेन टू एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी, यानी सैम के द्वारा चार्ली को जो लेटर लिखा गया था वो चार्ली के लिए फिर एक बार वास्तविकता से बचने का मीडियम था। इट इज एन इमेजिनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ चार्लीज हेलुसिनेशन, यानी कि यह फिर उसके लिए एक कल्पना थी और चार्ली के लिए उस भ्रम को एक्सटेंशन कर देना। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना उसका हेलुसिनेशन यानी उसके भ्रम को। द लेटर डेट्स बैक टू 1894, और जो कि पीछे की तारीख 1894 की। अगेन द टाइम व्हेन लाइफ वाज पीसफुल, फिर वह उस समय को सोचता है जिस समय की लोगों का जीवन जो है वो शांति प्रिय था। इट वॉज सेंट टू हिम बाय सैम, और ये लेटर उसे उसके मित्र साइकेट्रिस्ट सैम वाइनर के द्वारा भेजा गया था। हिज फ्रेंड एंड ही टॉक्ड अबाउट ऑल द पीसफुल थिंग्स, उसका मित्र और वो जो कि इन सारी शांति प्रिय वस्तुओं के बारे में बातचीत कर चुके थे। सच एज पीपल प्लेइंग पियानो, जैसे कि लोग पियानो बजा रहे थे। सिटिंग ऑन दी पोर्च में बैठे हुए। एंड सैम बीइंग इनविटेड फॉर द लेमनेड, और जैसा कि उसमें बताया गया है कि सैम को लेमनेड यानी कि नींबू की शिकंजी पीने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑल दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ द पीस एंड पीसफुल लाइफ, ये सारे संकेत जो है शांति और शांतिपूर्ण जीवन के प्रतीक हैं। दैट चार्ली हैज बीन क्रेविंग, यानी कि और इन्हीं चीजों के बारे में या इन शांतिप्रिय जीवन के बारे में चार्ली जो है वो क्रेविंग था, यानी कि उसके मन में होता है तीव्र इच्छा, यानी कि चार्ली के मन में ये सारी चीजें यानी कि शांतिप्रिय जीवन जीने की तीव्र इच्छा थी। द स्टोरी आल्सो मेंशंस दैट, कहानी हमें यह भी बताती है कि द लेटर वाज फाउंड इन द बॉक्स, कि जो पत्र उस बॉक्स के अंदर प्राप्त हुआ था विथ कवर लेटर्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी कि उसके दादाजी के द्वारा जो आवरण या पत्र या स्टैम्प कलेक्ट किए जाते थे उनमें था। एंड दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था चार्ली केम अक्रॉस इट, चार्ली ने ये सारी चीजें देखी। सो इट कैन आल्सो बी लुक्ड एट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव, यानी पॉसिबिलिटी, यानी कि इसे जो है उस संभावना से भी देखा जा सकता है। दैट सिंस चार्ली वाज गोइंग थ्रू द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कि जब से चार्ली ने जो है उन पत्रों का संग्रहण शुरू कर दिया था, विच डेटेड बैक टू द टाइम ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी कि उस समय में चला गया था वो, यानी वो समय जब उसके दादाजी का हुआ करता था। ही अगेन फाउंड एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी, एक बार फिर वह वास्तविकता से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। एंड वेंट टू दी हेलुसिनेट, और फिर वह भ्रम में पड़ गया था। दैट सैम इज आस्किंग फॉर हिम, कि सैम उससे कह रहा है, एंड हिज वाइफ टू रीच द थर्ड लेवल टू फाइंड पीस, और सैम जो है उसकी पत्नी से भी कहता है कि तुम दोनों आओ इस तीसरे तल पर और यहां शांति की खोज करो। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, यानी कि आधुनिक संसार जो है असुरक्षित, डर, युद्ध, चिंताएं और तनाव से भरा हुआ है। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम, यानी वो कौन से तरीके हैं या युक्तियां हैं जिससे कि हम ये सारा जो डर, भय, युद्ध जो है उसको हम नियंत्रित कर सकें, उनके ऊपर काबू प्राप्त कर सकें। तो देखिए, यस द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ ये वक्तव्य जो बताया गया है बिल्कुल सच है। दैट कि टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी, क्योंकि आज का संसार जो है वो असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। वी आर लिविंग इन एन एरा, यानी कि जिस युग में हम रह रहे हैं, दैट रिलाइज ऑन द टेक्नोलॉजी, जो कि तकनीकी पर रिलाइज करता है यानी भरोसा करता है। एंड टेक्निकलिटीज एसोसिएटेड विथ इट, और सभी लोग जो है वो तकनीकी से जुड़े हुए हैं। सिंस वी हैव स्टार्टेड द लिविंग ए लाइफ, जब से हमने एक ऐसा जीवन शुरू किया है फिल्ड विथ स्मार्टफोन, यानी कि हमारे
जीवन जो है आज स्मार्ट, हमारे सबके पास में स्मार्टफोन्स है, यानी कि सब हम टेक्निकली रूप से स्टैंडर्ड है। स्क्रीन अराउंड अस, हमारे चारों तरफ स्क्रीन है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह। फीवर पीपल और कम लोग, एंड मोर आइसोलेशन, और अधिक एकांतवास या अलगाव। जितने ज्यादा स्मार्टफोन है या स्क्रीन है, हम एक दूसरे से आइसोलेट हो रहे हैं। ऑल ऑफ दिस विल इवेंचुअली हैपन, क्योंकि ये सब आखिर में ऐसा ही होगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस पीपल, यानी कि इन लोगों पर नियंत्रित करने के लिए पीपल शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, लोगों को उन चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए। एक्सेप्टिंग रियलिटी, और वास्तविकता को स्वीकार करते हुए। अडेप्टिंग टू इट, और इनको अपनाते हुए। टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, यानी कि स्वयं समय का ख्याल रखते हुए। एंड योर फैमिली, अपने परिवार के बारे में। फाइंडिंग ए वर्क लाइफ बैलेंस, और एक संतुलित जीवन का कार्य ढूंढते हुए। डिक्रीजिंग योर स्क्रीन टाइम, यानी कि स्क्रीन पर जो हम समय देते हैं उसमें कमी करते हुए। एंड डूइंग एक्टिविटीज दैट ब्रिंग यू पीस, यानी ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे जीवन में केवल शांति रहे। एंड मेक यू फील एट होम, और घर जैसा महसूस हो। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपने इस कहानी के अंदर समय और स्थान के बीच में किसी तरह का इंटरसेक्शन देखा है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कटाव, भिन्नता, अंतर। यस, इन मल्टीपल सर्कमस्टेंस थ्रू आउट द स्टोरी, यानी कि लेखक कहता है इस कहानी के दौरान मल्टीपल, यानी कि गुणात्मक परिस्थितियां जो है, द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कैन बी सीन, जिसमें हम समय और स्थान में अंतर को देख सकते हैं या भिन्नता देख सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड लेवल, और ये परिस्थिति कहां से शुरू होती है? तीसरे तल से। विच डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, जो कि वर्तमान समय में थर्ड लेवल नाम की जगह का कोई अस्तित्व नहीं है। बट चार्ली फील्स दैट, लेकिन चार्ली ये महसूस करता है कि ही इज इन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि वह जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेशन, जिस तरीके से उस थर्ड लेवल के बारे में बताया गया है। द टिकट काउंटर्स, और उन टिकट्स की जो खिड़कियां थी। द करेंसी, यानी ओल्ड स्टाइल करेंसी के बारे में जो बताया गया था। द लैम्प्स, यानी पुराने टाइम के वो ओपन गैस लाइट्स जो थे वो। वहां के लोग, देयर ड्रेसिंग स्टाइल, उनके कपड़ों की शैली। द मस्टैग, और जिस तरीके से हैंडलबर्ग और साइडबर्ग मस्टैग जो थी उसके बारे में बताया गया है। एंड द न्यूज़पेपर, यानी द वर्ल्ड, जो कि बहुत समय पहले प्रकाशित हुआ था। विच डेटेड बैक टू 1894, जिसके ऊपर 1894 की डेट लिखी थी। ऑल आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी ये सारे जो है वो समय के इस भटकाव या अंतर का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटवीन टाइम एंड स्पेस, ये सारे संकेत जो है वो समय और स्थान में भटकाव को बताते हैं या उनके कटाव को बताते हैं। सिंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि तब से ये सारी चीजें। एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो कि समय और स्थान के बीच का भटकाव था। चार्ली हैड गॉन टू द थर्ड लेवल, क्योंकि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल गया था टू बाय टिकट्स फॉर हिम एंड हिज वाइफ लुइसा, यानी कि अपने लिए और अपनी पत्नी लुइसा के लिए वो टिकट खरीदने गया। बट द करेंसी अगेन बिलोंग टू दी ओल्डर टाइम, लेकिन जो करेंसी थी वो पुराने प्रकार की थी या पुराने समय की थी। एट लास्ट, अंत में, द लेटर ऑफ 1894, आखिर में उसे स्टैम्प कलेक्शन के अंदर, हालांकि ये कल्पना थी उसका, वैसा कोई स्टैम्प कलेक्शन नहीं था, फिर भी वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ था। और उसे उस कल्पना में, यानी कि वो कहता है कि मेरा ये स्टैम्प कलेक्शन है, उसके अंदर 1894 में एक कोई एनवेलप उसको दिखाई दे देता है कल्पना के लोक में। विच वॉज रिटन बाय सैम टू चार्ली, जो कि उसके फ्रेंड सैम के द्वारा चार्ली को लिखा गया था। अगेन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, यह फिर एक
समय और स्थान के बीच के भटकाव को बताता है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम्स, हालांकि वो दोनों चीजें वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व करती है। बट द लेटर डेट्स बैक टू 1894, लेकिन उस पत्र पर जो डेट है वो पुरानी लिखी हुई थी 1894 की। क्वेश्चन नंबर 7, apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic project discuss, यानी तर्कहीनता, जो कि स्पष्टतया तर्कहीनता कभी कभी एक भविष्य के खाके के रूप में सिद्ध हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, यस apparent यानी क्लियरली, इलॉजिकलिटी यानी कि तर्कहीनता जो है कभी कभी टर्न्स आउट टू बी ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, यानी कि वो भविष्य के खाके से चली जाती है। बिकॉज क्योंकि इलॉजिकलिटी, क्योंकि तर्कहीनता नीड्स इन्वेंशंस, उन्हें आविष्कार की आवश्यकता होती है, एंड डिस्कवरीज और सर्चिंग यानी खोज। वन पर्सन हैज टू बी इलॉजिकल, यानी मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि तर्कहीन है, एंड प्लान थिंग्स टू मेक इन्वेंशन, और मान लीजिए वो आविष्कार करने के लिए उन वस्तुओं की प्लान बनाता है, सोचता है। ऑल द इन्वेंशंस मेड इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में जो भी आविष्कार किए गए हैं, वर जस्ट इलॉजिकल आइडियाज, जो कि उस समय ये तर्कहीन विचार हुआ करते थे, बिफोर दे एक्चुअली टर्नेड इनटू रियलिटी, यानी कि जब तक ये इन्वेंशन जो हुए थे वो वास्तविकता में नहीं बदल गए थे, तब तक उन्हें तर्कहीनता माना गया था। लेकिन आज ये इलॉजिकल आइडियाज जो है वो बहुत ही सबके लिए फ्रूटफुल, यानी कि पहले स्मार्टफोन वगैरह या फोन जो भी होते थे तो भी लोग जो है उससे थोड़ा कि यार ये क्या है, क्या से काम आएगा, फालतू में पैसे खर्च होंगे। लेकिन आजकल सब लोग, चाहे बुजुर्ग है, युवा है, बच्चे, औरतें, सब स्मार्टफोन 24 ही घंटे एक पल के लिए अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। एन इलॉजिकल आइडिया, यानी कि ये तर्कहीनता का विचार, इज द सीड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शन, जो कि भावी परियोजना का बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? वैसे मैंने जिससे मैं आपको चैप्टर बताया था उसके अंदर इसको अंडरलाइन करके बता भी दिया था कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट भी है, और फिर भी ये एक बार थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। यानी कि पहले दिन का आवरण क्या था? एट दैट टाइम व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, यानी उस समय जिस समय नया डाक टिकट जो है वो जारी हुआ करता था, स्टैम्प कलेक्टर्स, यानी कि कुछ लोगों की हॉबी होती थी कि स्टैम्प जो है उसका कलेक्शन किया जाए। बाय सम ऑफ देम, तो जिस दिन वो स्टैम्प जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता था, तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते थे, जिस दिन सेल लगती थी उन स्टैम्प्स की या जिस दिन जारी होता था उसी दिन से उसको खरीद लेते थे। एंड यूज देम, और वो इनका प्रयोग करते थे इन ऑर्डर टू मेल एनवेलप्स, यानी उन लिफाफों को डाक के द्वारा भेजने के लिए देमसेल्फ एक दूसरे को भेजते। एंड द पोस्ट मार्क, और उसके ऊपर डाक की जो मुहर होती थी, प्रूव्स द डेट, जो कि उस स्टैम्प की डेट को सिद्ध करती थी। दैट एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, तो जो वो एनवेलप होता था वही पहले दिन का कवर यानी कि आवरण कहलाता था। तो इस तरीके से इसके ये 8 क्वेश्चंस जो है वो इसी के साथ में समाप्त हो जाते हैं, और अपना ये चैप्टर दी थर्ड लेवल जो है वो भी समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए आप सबको a lot of thanks, and see you again during the next chapter, the Tiger King. Thanks.